वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक सरकारी अवकाश के बाद में। और आज की जो क्लास आपकी होगी वो होगी आपका सेट थ्योरी का क्लास होगा। ठीक है, समुच्चय की आपकी क्लास है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। आज से नई क्लास आपकी मिलेगी, नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाए, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो जी आ जाओ सारे के सारे बच्चे। मेरी तरफ से आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और फटाफट से सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे देखना चाहता हूँ, वो कमेंट कर दें। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप उसमें सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप उसमें वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें नाम पता भरने के बाद में कैटेगरी या गोल अगर आपसे सेलेक्ट करवाए जाएं तो ये वाली कैटेगरी आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं मुकेश कुमार कुमावत के नाम से। मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपको ऐसी दिखेगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद में मेरी स्पेशल क्लास वहाँ पर एक क्लास आ रही है, मेरी फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट। ठीक है, और उसका जो नाम लिख रखा है मैंने वो है आपका द गेम चेंजर। द गेम चेंजर ये मेरा एक टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, द गेम चेंजर। और ये जो क्लास आपकी आती है वो आती है 9 AM पर मेरी क्लास आती है अनअकैडमी पर सुबह, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस आपके पास ऐसा है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस का जो पीडीएफ है, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी टीम है टीम आर एस सर, जो तन मन धन से आपके लिए दिन रात एक कर देती है, बिल्कुल दिन रात आपके लिए लगी हुई है। बैक टू बैक क्लासेस, कॉन्सेप्ट भी क्लासें आती हैं, प्रैक्टिस की क्लासेज आती है, हर कोई क्लासेज आप जो कहते हो वही क्लासेज आपके पास आ जाती है। ठीक है, चलो जी, ये हमारी पूरी क्लासेस का टाइमिंग है। वाईटी की जो क्लासेज आती है, जो हमारे चैनल पर जो क्लासें आती है उनका टाइम टेबल आपका ये है। मिशन 2021 का 10 बजे आपके पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास, 11 बजे आपके पास मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास, 12:15 पे आपके पास इंग्लिश की कॉन्सेप्ट की क्लास। उसके बाद में 2:30 PM पर कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी प्रैक्टिस सेशन होता है मैथ्स का। 4 PM पर आपके पास मैथ्स ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है। और इसके बीच में एक दूसरे चैनल की क्लास आती है अनअकैडमी वॉरियर्स पे। अनअकैडमी वॉरियर्स पर आर एस सर की प्रैक्टिस सेशन की क्लास भी आती है 1 PM पर, है ना। ठीक है, 1:30 PM पर। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। एक बार सारे के सारे बच्चे फिर से, एक बार सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मैं देखना चाहूँगा। और मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि कैसे हार जाऊँ इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतज़ार किए बैठी है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, 15-16 साल संघर्ष सहन किए हैं। अब आपका थोड़ा सा फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने माँ बाप के हाथों के अंदर वो खुशियाँ लौटाएँ, वो प्यार लौटाएँ। क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में अपने को सब कुछ देते हैं, सब कुछ, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, सब कुछ अपने लिए जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो अपन केवल अपना पूरा एफर्ट करके, पूरी मेहनत करके क्या एक सिलेक्शन उनको नहीं दे सकते? बस ये वाली थीम थोड़ा सा दिमाग में डालिएगा, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और 1 घंटे तक पेटी पेक होकर क्लास में बैठ जाइएगा। इस कमेंट के बाद में कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा क्लास के अंदर, केवल और केवल आपको सुनना है, कॉन्सेप्ट सुनना है। जब आपको बोला जाए कि तब ही आपको कमेंट करना है। अगर ऐसी आपकी थीम होगी तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, बहुत कुछ सीख कर जाओगे बेटा, क्योंकि डिसिप्लिन डिफेंस वालों के दिल दिमाग में रहता है। डिसिप्लिन का नाम ही डिफेंस है, तो डिसिप्लिन आपके माइंड में रहना चाहिए। जब तक अपने आप से डिसिप्लिन रखोगे तब तक कुछ नहीं आएगा समझ में। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आज का आपका सेशन। और आज का जो आपका सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका सेट थ्योरी से। आज का जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है आपका क्या है, सेट थ्योरी है। अब सर ये इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये मान के चलो कि सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके पास एयरफोर्स का अगर एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है
इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका पक्का इसका आता है। नेवी का अगर एग्जाम हो तो नेवी का जो एग्जाम होता है उसमें भी एक क्वेश्चन इसका आता है। अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो एनडीए की ये मान के चलो कि 5 से लेकर 6 सवाल, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन सेट थ्योरी के आते हैं। अब इसके अंदर वेन डायग्राम वगैरह सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब ये जो सेट थ्योरी का कितना फायदा है, क्योंकि सेट थ्योरी अगर आपको ढंग से समझ में आया तो ही आपको आगे एक चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, वो टॉपिक आपका रिलेशन, वो तब समझ में आएगा। रिलेशन के बाद में एक नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा फंक्शन, वो फंक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिलेशन समझ में आता है। तो ये वाली चीजें सारी आपको ध्यान रहनी चाहिए कि सेट थ्योरी अगर ढंग से समझ में आएगा तो ही रिलेशन समझ में आएगा, तो ही फंक्शन समझ में आएगा। और सेट थ्योरी जो लिंक करती है वो प्रोबेबिलिटी से भी लिंक करती है, तो वहां पे भी वेन डायग्राम वगैरह इनकी जरूरत पड़ती है, तब आपको वो समझ में आएंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेट थ्योरी क्या है, कैसे अपन करते हैं। तो सेट थ्योरी की डेफिनेशन आपको लिखी भी मिल रही है, मैं बोल के भी एक बार बता देता हूं कि वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड नंबर्स का, आइटम्स का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहां पर जो लिखा हुआ है सुपरिभाषित और यहां पर जो लिखा हुआ है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो नंबर आपके पास है, जो नंबर आपके पास है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होने चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंजेस हो जाती है उनको अपन वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। चलो क्या क्या होता है सर इसके अंदर, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। कि जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल ऐसा दिया विश्व के सबसे अधिक, है ना, सुनिएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, ऐसा मैंने लिख दिया है ना, द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ऐसा लिख दिया, लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो आप क्या कहोगे कि सर मुंशी प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास जो भी लिखे हैं, उपन्यास जो लिखे हैं वो सर क्या है, फिक्स है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद अब गए। अब उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो क्या है, फिक्स है। जो जो चीजें फिक्स होती है, टाइम के अनुसार चेंज नहीं होती है, वो सेट होता है। तो इनका जो कलेक्शन है वो क्या बोला जाएगा, इस कलेक्शन को अपन क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन आपके पास है क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, सुपरिभाषित है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आपके पास एक और एग्जांपल दूं, विश्व की 10 सबसे ताकतवर महिलाओं का संग्रह, ताकतवर महिलाओं का संग्रह है, ऐसा क्वेश्चन आया, महिलाओं का संग्रह। तो आप क्या कह सकते हो कि सर विश्व की 10 सबसे ताकतवर महिलाएं। सर ताकतवर महिला पहले क्या पता कौन थी, झांसी की रानी थी, है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मान लो कि सर वो ताकतवर थी, उसके बाद में उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद में सर कोई और आया है, उसके बाद में मान लो कि कोई सीएम आ गया, जैसे मान लो वसुंधरा राजे हमारी सीएम आ गई, है ना। तो ऐसे अलग अलग मतलब चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अनुसार, ताकत किसी की ज्यादा किसी की कम है, वो तो चेंजेस होती रहती है। सर ऐसा जो सेट होता है उसको अपन नहीं बोलते हैं, ये सेट आपके पास नहीं होता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं कि मोस्ट रन गेटर, ऐसा लिख दिया मैंने कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का संग्रह। तो आप क्या कहोगे कि सर जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जैसे मान लो कि सचिन ने बनाए, तो सचिन रिटायर्ड हो गया, सबसे ज्यादा तो बनाए, फिक्स तो है। उसके बाद में ये मान लो कि विराट कोहली अभी उसके पीछा कर रहा है, तो हो सकता है वो उसका रिकॉर्ड तोड़ दे, हो सकता है ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दे। तो ऐसा हो सकता है कि जो मान लो कि आगे पीछे आ रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये आपके पास सेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपके पास सेट नहीं होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होता है उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। चलो जी, ये आपके पास आगे इसके रामायण लिखी भी है कि नोटेशन अपन कैसे करते हैं, कि जो सेट आपके पास होता है, सेट का जो अपन नोटेशन करते हैं वो अपन कैपिटल लेटर में करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट जो आपके पास होते हैं उसके अंदर इसका नोटेशन किया जाता है। और सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है
इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और सुनिएगा सेट के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है कि सर सेट के अंदर जो आपके पास सेट जो होता है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वो इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से, और ये जो सेट होता है सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। दूसरी बात आपके पास सेट से रिलेटेड ये है कि सेट में जितने भी एलिमेंट आपके पास होते हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको अपन एन ए के द्वारा, मान लो कि एन ए जहां पे लिखा गया है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना, इन सेट ए। सेट ए में अवयवों की जो संख्या आपके पास होती है उसको एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक नमूना देखना कि ये जो सर एन ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है और वो होता है आपके पास कार्डिनल नंबर। क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, कार्डिनल, इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं, या फिर इसको कार्डिनलिटी भी बोला जाता है, कार्डिनलिटी ऐसा भी इसको बोला जाता है। बात एक ही है, कई बार ये भी लिखा हुआ हो जाता है ना कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो होता है उसका कार्डिनल नंबर होता है या कार्डिनलिटी होता है। जैसे मान लो कि सर मैंने आपके पास एक नमूना लिखा, एक नमूना आपके पास ऐसा है कि ऐसा लिखा हुआ है ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 है, ए है, बी है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो आपसे इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है, या तो आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर इस सेट के अंदर 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट है। दूसरी चीज आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि आप बताइएगा कार्डिनल नंबर बताओ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर कितना होगा, तब भी आप कितना बताओगे? 4। बात आई क्या समझ में? बात आई समझ में? कार्डिनल नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर आ गई बात समझ में? कार्डिनल नंबर जो आपके पास होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे मैं लेकर आपको चलता हूं कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास 2 साइन के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। ये जो साइन आपके पास होता है, ये साइन होता है आपके पास बिलोंग्स टू का, ये जो साइन आपके पास होता है वो होता है बिलोंग्स टू का, और ऐसा जो साइन आपके पास होता है वो होता है डज नॉट बिलोंग्स का। ये होता है आपके पास डज नॉट बिलोंग्स का। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, कहाँ पे ऐसे साइन अपन यूज करते हैं, ये समझना कि ये जो आपके पास बिलोंग्स का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है एक तो आपके पास सेट का जो भी एलिमेंट है, सेट का जो भी एलिमेंट है, और एक आपके पास सेट है। इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? बिलोंग्स का। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोई भी एलिमेंट का सेट से रिलेशन बताने के लिए अपन बिलोंग्स टू वाला साइन यूज करते हैं। कैसे करेंगे समझना। एक नमूना देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसका बन जाता है एग्जाम में। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि सर मेरे पास एक सेट है ए, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ये सेट ऐसा लिखा हुआ है। पहली बात तो आपसे मैं ये करूंगा कि यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो कार्डिनल नंबर जो होगा वो होगा 3। दूसरा, ये जो आपके पास अगर यहां से ये आपके पास एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो यहां पर आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ए और ए का रिलेशन पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको ऐसा पूछा जा सकता है इसका और इसका रिलेशन क्या है। तीसरा, आपको ऐसा पूछा जा सकता है बी का रिलेशन पूछा जा सकता है ए से। चौथा, आपको ऐसा पूछा जा सकता है सी का ए से रिलेशन क्या है। इसके अलावा आपको ऐसा पूछा जा सकता है ए और बी का रिलेशन पूछा जा सकता है ए से, है ना, सेट ए से क्या रिलेशन है। तो ऐसे के अपन किस तरीके से इनको डिनोट करते हैं, समझना बात को कि सर ए जो एलिमेंट आपके पास है, आप ये देखो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या डायरेक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, ये देखो कि सर ए लिखा हुआ तो है लेकिन सर वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। मंजिला ब्रैकेट ये था, ये जो बाहर आपके पास कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता है, तब एलिमेंट होता है। सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट जो मंजिला कोष्टक लिखा हुआ है आपके पास,
अगर इसमें से डायरेक्ट एलिमेंट को अपन उठा लाते हैं, डायरेक्ट अगर उठा लाते हैं तो वो होता है एलिमेंट। समझ गए बात को, अदरवाइज वो एलिमेंट नहीं होगा। तो यहां पे तो आपने क्या किया कि सबसे अंदर तो कर्ली ब्रैकेट तो ये था बाहर, अब आपने क्या किया, यहां पे सेंध मारी है, यहां पे आपके पास ये था मंजिला ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट था, उसमें से आप उठा के लाए हो तो ये एलिमेंट नहीं बना जाएगा। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो आपके पास ये आएगा साइन डज नॉट बिलोंग्स टू का आएगा। समझो बात को कि डज नॉट बिलोंग्स आएगा। अब आप ये देखो कि ये जो आप उठा के लाए हो वो क्या बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट उठा के लाए हो, बिल्कुल इसको डायरेक्ट हम उठा के लाए हैं। तो यहां पर जो साइन आएगा वो आएगा बिलोंग्स टू का। ये जो बी आपके पास है इसको आप डायरेक्ट उठा के लाए हो तो ये होगा बिलोंग्स टू का साइन। ये जो सी है इसको आप डायरेक्ट उठा के लाए हो, ये होगा बिलोंग्स टू का साइन। ए और बी, क्या ए और बी इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू का इसके अंदर साइन आएगा। बात आई क्या समझ में, ठीक है, हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से। ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी होगी कि बिलोंग्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना वो तो इसी का बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर आपको कहा कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसको डायरेक्ट अगर आप उठा के लाओगे तब तो बिलोंग करेगा, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग्स आएगा। उसके साथ में कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। आ गई बात समझ में। तो ये होता है आपके पास सेट्स का बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो जी आगे मैं लेकर चलता हूं आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे करते हैं। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। पहला जो टाइप आपके पास है वो है रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म के अंदर इसको हिंदी के अंदर भी रोस्टर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोस्टर रूप बोला जाता है। दूसरा जो है आपके पास सेट बिल्डर। दूसरा क्या है, सेट और बिल्डर, वो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर नहीं है भाई साहब। ये सेट बिल्डर का मतलब होता है हिंदी के अंदर समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, तो ध्यान से समझना कि समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि का मतलब क्या है समझना। रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डायरेक्ट अपन कोमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो आपके पास सेट बिल्डर होता है, इस सेट बिल्डर के अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है। समझना बात को, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, है ना, एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। समझना, जैसे मान लो कि आपको ऐसा लिख लिया कि वोवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवल्स हैं उनका सेट है। तो एक तो आप ऐसा लिख दो कि सर वोवल्स तो आपके पास है ए ई आई ओ यू, है ना, ये आपके पास सर वोवल्स हैं। तो अलग अलग अगर एलिमेंट्स को कोमा लगाकर अगर आपने लिख दिया तो सर वो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। तो ये होगा रोस्टर फॉर्म। अगर मान लो कि ये जो एलिमेंट आपके पास लिखे हुए हैं इनको अलग एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया, कैसे, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, इन सारे एलिमेंट्स को मैंने एक नाम दे दिया एक्स, और एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए वोवेल, एक्स इज ए वोवल, कि एक्स एक स्वर है और एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में से आता है। तो आपने इसको एक वोवल से रिप्रेजेंट कर दिया, एक रूल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जो फॉर्म आपके पास होगी वो क्या होगी, ये होगी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो आगे मैं लिखता हूं आपके पास कि कोई भी सेट, सर मैंने लिखा कैपिटल बी, और कैपिटल बी के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे लेकर नंबर्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6। और दूसरा आपने इसी सेट को ऐसा लिख दिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनमें से x ऐसा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, कि x आपके पास एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रूल हो गया। तो यही जो आपने लिखा हुआ है वो तो क्या लिखा, ये तो लिख दिया आपने कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और यहाँ पे जो आपने लिखा वो क्या लिखा, ये है सर आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात आपके समझ में आई होगी कि दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। बात आई समझ में बेटा, आ गई क्या बात समझ में है, हाँ।
तो ये दो चीजें आपके पास होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर में तो अलग अलग अपन कोमा लगा के लिख देते हैं, और सेट बिल्डर के अंदर अपन एक रूल से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, रूल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको लिखूं। हाँ चलो जी, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि यहाँ पर मैंने लिखा, एक तो लिखा RS सर लिखा, ठीक है, फिर मैंने आपके पास ऐसा लिखा मुकेश सर लिखा, RS सर लिखा, मुकेश सर लिखा, एक मैंने लिखा संजय सर लिखा, संजय सर, है ना, ये एक तो मैंने ऐसा लिख दिया, 3 नाम लिख दिए। अब इसी के अंदर यहाँ पे किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, X एक ऐसा इंसान है, X इज द मेंबर, X इज द मेंबर ऑफ RS सर टीम, X इज द मेंबर ऑफ RS सर टीम। तो समझ गए क्या कि यहाँ पे तो सर आपने इसको एक रूल बोल दिया, अलग अलग नाम से नहीं लिखा। तो सर ये जो फॉर्म आपके पास है वो तो क्या होगा सर, ये तो होगा आपके पास रोस्टर, और ये क्या होगा सर, ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बात आई समझ में? चलो जी चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। आगे चलते हैं। तो आगे आपके पास, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ सेट होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कुछ सेट के नाम और उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको वो PDF में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड है। तो जैसे मान लो कि आपने ऐसा लिखा, सर कुछ सेट का नाम फिक्स होता है, तो मैंने लिखा जैसे कैपिटल N, तो कैपिटल N का जो मतलब होता है वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृत संख्याएं जो होगी 1 2 3 4 5 यहां से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर आपके पास होते हैं उनको बोला जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N से इसको डिनोट किया जाता है, ये फिक्स सेट है कुछ। उसके बाद में एक सेट आपके पास आता है कैपिटल W, और कैपिटल W जो आपके पास होता है वो होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब क्या है, होल का मतलब होता है पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको लिखा जाता है W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और होल नंबर में जो संख्या आपके पास होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो टर्म्स होती है उसको बोला जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तीसरा जो आपके पास होता है R जो आपके पास होता है ये तो सारे बच्चे जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको बोलते हैं अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की जो नंबर्स होती है आपके पास, इसको क्या बोला जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोला जाता है। एक आपके पास या तो Z होता है या फिर I होता है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो भी होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या है, कि सर ये इसमें 0 भी आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसा -1 आता है, -2 आता है, ऐसे नंबर इसमें आते हैं। जबकि इसके अंदर एक चीज में एक्स्ट्रा लिख देता हूं कि इसके अंदर जो फ्रैक्शन वाली जो डिजिट होती है, मतलब इसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो दोनों की दोनों ही आती है। परिमेय प्लस अपरिमेय जो संख्याएं होती है, परिमेय का मतलब जैसे 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख दिया, तो पॉइंटों की जो संख्या होती है वो आपके पास रियल नंबर्स में आती है। और इसके अंदर पॉइंटों वाली संख्या नहीं आती है, ये थोड़ा सा हिंट डाल के लिख लेना कि सर पॉइंटों वाली संख्या इसमें नहीं आती है, पॉइंटों वाली संख्या इसमें आती है, इसमें भी नहीं आती पॉइंटों वाली, इसमें भी नहीं आती, इसमें भी नहीं आती, केवल पॉइंटों वाली संख्या इसमें आती है इसमें। और जो आप सोचते हो ना, जो भी संख्या आप सोच पाओगे वो रियल नंबर के अंदर आएगा, सिवाय आयोटा वालों के। समझ गए बात को? जैसे आपने √2 लिखा तो √2 का मान 1.41 होगा, तो वो इसके अंदर मिल जाएगा। √3 लिखा तो वो इरेशनल भी आ गया, अपरिमेय भी आ गया और पॉइंटों वाला भी आ गया, तो वो किस में मिलेगा, रियल नंबर में मिलेगा। समझ गए? इसके अंदर केवल पूरी। अब इन सब के अंदर फर्क देखो क्या क्या है।
सर इसमें क्या फर्क है, इसमें प्लस माइनस की जीरो सब आ गए, जबकि इसके अंदर 1 से स्टार्ट होगा। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ गया। इन दोनों में क्या फर्क है, सर इसमें जीरो से बड़ी होती है जबकि इसमें माइनस की भी होती है। ध्यान रखना इसमें पूरी पूरी संख्याएं होती है। आप कहोगे कि माइनस का 2.5 किसमें होगा, तो सर इसमें नहीं होगा, वो इसमें होगा, माइनस 2.5 रियल नंबर्स में आएगा। आगे क्या बात समझ में, अंडर रूट माइनस का 3 वो बात अलग है, वो इरेशनल नंबर्स है। वो क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ गए बात को, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। चलो जी, इमेजिनरी नंबर्स है। तो ये जेड और आई का कॉन्सेप्ट है आपके पास। कई बार आपके पास कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल क्यू होता है, वो होता है आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है। रेशनल का मतलब होता है परिमेय, तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो सेट होता है वो ऐसा होता है, एक्स ऐसा है कि एक्स इज डिनोटेड बाई पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो सेट आपके पास होता है ये होता है रेशनल नंबर्स का सेट। जैसे सर मैं कहूं 1/2, 1/3, तो आप कुछ नंबर याद ही रख लो, कुछ नंबर आप डायरेक्ट याद कर लो, उसके अलावा सारे जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक बार समझना इस वाले चीज को, अगर आपने नोट नहीं किया है तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाली स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी जब आप नोट्स बनाओगे, तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको ये। समझ गए क्या बात, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको और नंबर्स आपको बताता हूं, उसके बाद में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा वो भी बताऊंगा। समझना क्या होता है कि एक, अगर आपको मैं बताऊं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो तो होता है परिमेय संख्याएं। और कुछ आपके पास नंबर होती है अपरिमेय, इरेशनल। तो 3 क्वालिटी की संख्याएं याद कर लो, वो अपरिमेय होती है, उसके अलावा सारी परिमेय होती है। जैसे एक तो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उस क्वालिटी की जो संख्याएं होती है वो इरेशनल होती है। √2, √3, √5, √10 ऐसी जो नंबर्स होती है इरेशनल। एक आपके पास जो पाई होता है, पाई है ना, ये आपके पास इरेशनल होता है। एक आपने देखा होगा ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी। एक्सपोनेंशियल का मतलब चरघातांकी। ये कहां देखा आपने कि सर लॉग के अंदर ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो ये जो ई होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये इन तीनों के अलावा, 3 क्वालिटी की संख्याओं के अलावा सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल। सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये वाली चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर बेटा आपके पास लिखा हुआ है R प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल का मतलब क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और धनात्मक वास्तविक संख्याएं जो आपके पास है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है आपके पास प्लस 0.00000001 से। मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जीरो न पॉजिटिव न नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, जीरो इंक्लूड नहीं होता और इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, चलो जी। अब ये सारे सेट मैंने जो लिखे हैं, एन लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, जेड लिखा है, आर लिखा है, क्यू लिखा है, इनके अंदर से अगर आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाए, सीक्वेंस क्या है इनका, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इनका जो सीक्वेंस है तो वो क्या बताओगे आप। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये जो एन डब्ल्यू जेड आर क्यू लिखा हुआ है उनके अंदर से सबसे बड़ा जो सेट है वो कौन सा है, इसका सीक्वेंस आता है एग्जाम में, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, आप क्या कहोगे कि सर रियल नंबर जो है ना, वास्तविक संख्याएं, वो सबसे बड़ा सेट है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि उसके अंदर प्लस की, माइनस की, डिवाइड वाली, पॉइंटों वाली सारी संख्या आती है, रेशनल इरेशनल सारी आती है। उसके बाद में जो इसके से छोटा सेट है वो है आपके पास क्यू। क्यू का मतलब इसमें पॉइंटों वाली भी आती है, पूरी पूरी भी आती है, केवल वो अंडर रूट वाली नहीं आती। इसका मतलब दूसरे नंबर पे जो सेट होगा वो होगा क्यू होगा। तीसरे नंबर पे जेड होगा, जेड, क्योंकि जेड के अंदर पॉइंटों वाली नहीं आती, प्लस माइनस की पूरी पूरी संख्याएं लिखी हुई आती है, तो वो होता है जेड। उसके बाद में आएगा सर, उसके बाद में आएगा सर डब्ल्यू, उसके बाद में क्या आएगा एन। तो ये सीक्वेंस ध्यान रख लेना, ये सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा ब्रॉड है, उसके बाद में कैपिटल क्यू है, उसके बाद में जेड है, उसके बाद में डब्ल्यू है, उसके बाद में एन है। आ गई क्या बात समझ में।
यहां तक समझ में आया तो फटाफट से जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो बच्चे लाइक कर दें और एक बार फिर से स्पैम कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं बार बार वही 4 लाइनें आपको बोलता रहता हूं क्योंकि वो मुझे भी पसंद है और मैं सोचता हूं कि अगर आप वो चीज़ों को, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देके चलते हैं तो आपके भी माइंड में चीज़ें बैठना स्टार्ट हो जाएगी कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। बार बार यही कहूँगा, आपके माँ बाप की एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है। केवल जो स्टडी आपको, जो स्मार्ट वर्किंग आपसे करवाई जा रही है उसका आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लाखों रुपए देकर भी ये वाली चीज़ें नहीं सीख पाओगे। कई कमेंट देखना, कल मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किए थे कि सर आपके चक्कर में हमने ऑफलाइन छोड़ दी, सर हमने लाखों रुपए वहाँ पे बर्बाद कर दिया, सर ऑफलाइन के अंदर हम बर्बाद हो गए, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे को मिले ही नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर वालों के पास क्या पता इतने पैसे हैं कि नहीं है, ठीक है। आप पैसे देकर भी वो नॉलेज, आप इतना नॉलेज नहीं ले पाओगे जो फ्री के अंदर बढ़ रहा है। बाकी आगे आपकी इच्छा। चलो जी आगे चलता हूं। तो पहला टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं कि पहला जो सेट आपके पास है वो है फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है सर परिमित। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? परिमित समुच्चय। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? परिमित बोला जाता है। कुछ एग्जांपल समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा एक नमूना, एक मिनट देखिए, हाँ जी समझ रहा बात को। फाइनाइट सेट क्या होगा? परिमित समुच्चय। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, फिक्स नंबर्स में होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि x की जो वैल्यू है आपके पास, x ऐसा है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में है और x जो आपके पास है वो कैपिटल N से बिलोंग करता है, कैपिटल N से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास, यहां पर आपके पास ये जो सेट है n से बिलोंग करने वाला, तो आपके पास 1 से 5 के बीच में तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये जो नंबर है इसमें तो 3 फिक्स नंबर आए, तो वो क्या होगा? फाइनाइट। लेकिन अगर इसकी जगह आपको ऐसा लिख दिया जाता, ऐसा होता, x ऐसा है कि x जो आपके पास है वो 1 से लेकर 5 के बीच में है, लेकिन जो x आपके पास है वो आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब क्या होगा कि सर अगर ये वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा तो 1 से 5 के बीच में तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी। क्या क्या? कि सर 1.1 भी आ गया, 1.11 भी आ गया, 1.111111, चाहे जितने बढ़ा दो यार। 1 से लेकर 5 के बीच में रियल नंबर तो चाहे जितने बनाए जा सकते हैं, लेकिन n जो है, n के अंदर केवल नेचुरल नंबर में पूरी संख्याएं आती है, जबकि इसमें पॉइंटों भी आती है। तो पॉइंटों वाली संख्याएं तो चाहे जितने बढ़ा सकते हैं, लाखों संख्याएं बना सकते हैं अपन। इस वजह से ये जो आपके पास है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट। ये जो सेट आपके पास होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट सेट होगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं, है ना। ये इनफाइनाइट सेट, ये मैंने आपको बता दिया है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा हो उसको ऊपर इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है। आगे की बात करता हूं। आगे आपके पास होता है सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट का मतलब होता है एकल समुच्चय। क्या होता है? एकल समुच्चय। और एकल समुच्चय ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी मतलब 1 हो उसको क्या बोला जाता है? सिंगलटन सेट बोला जाता है। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोला जाता है? एकल समुच्चय बोला जाता है। वो कैसा होगा वो समझना, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने लिखा, एक सेट को लिखा और उस सेट के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया और वो क्या है? 2 है। तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी कार्डिनल नंबर जो है वो क्या है? आपके पास 1 है, तो ये होगा आपका सिंगलटन सेट होगा। अगर मैंने सर ऐसा लिख दिया मैंने, तो काफी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेट कौन सा है, ये सेट कौन सा है। कई बच्चे कहते हैं सर इसमें 0 है। अरे भाई एलिमेंट तो है ना, अरे 0 हो चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट तो लिखा हुआ है ना, खाली तो नहीं है वो। अगर एलिमेंट लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट अगर लिखा हुआ है तो उसको कहा जाएगा सिंगलटन सेट। तो इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है। एलिमेंट तो 1 होगा, लिखा हुआ 0 है वो बात अलग है। अगर सर मैं आपके पास ऐसा लिखूं, एक सेट लिखूं, यहां पर मैंने लिखा 5 लिखा, तो ये कौन सा सेट होगा?
तो आप कहोगे कि सर ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर एक एलिमेंट ही लिखा हुआ है, तो सर ये जो सेट होगा वो भी क्या होगा आपके पास, सिंगलटन सेट होगा। क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट लिखा हुआ हो वो क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। बात आई क्या समझ में, सिंगलटन सेट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन्हीं पे गौर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन दोनों के अंदर से एक चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में। समझ गए बात को? हाँ चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे आपके पास है नल सेट। पानी वाला नल नहीं है ये नल सेट इसको बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है, या इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है, या इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। और हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय बोला जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये वाला एग्जांपल लिख रखा है। एक बार बताते हैं इसको कि सर x ऐसा लिखा हुआ है कि x तो r से तो बिलोंग करता है और x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर आपके पास क्या है, 0। ये आपके पास एक सेट लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर x स्क्वायर प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से सर x बराबर तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास -2 का अंडर रूट आएगा। -2 का अंडर रूट, तो सर ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है आपके पास, इमेजिनरी नंबर है। अगर ये आपके पास काल्पनिक संख्या है जबकि यहाँ पे बोल रहे हो आप वास्तविक संख्या, इसका मतलब ऐसा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं है। और जब जहाँ पे ऐसा एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं होता तो इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है उसमें, और एक भी एलिमेंट अगर नहीं है तो वो सेट क्या होगा सर, वॉइड सेट होगा। क्या होगा, वॉइड सेट होगा। बात आई समझ में? और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट को लिखा ऐसा सेट है ना, वॉइड सेट, और ये खाली समुच्चय है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और एक भी एलिमेंट नहीं है उसी सेट को अपन फाई से भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखना इसका नोटेशन, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट है ना, फाई का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। बाकी हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, पीडीएफ से सारी चीजें आप लिख लेना और भी, ठीक है। चलो जी हाँ जी आगे चलता हूं मैं। आगे आपके पास दे रखा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य समुच्चय। क्या होता है, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं समझना जरा, कि ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब अवयवों की संख्या बराबर हो, उसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास ए सेट के अंदर 1 2 3 और 4 ये 4 एलिमेंट है, और बी जो सेट आपके पास है उसके अंदर आपके पास ए बी सी और डी ये 4 एलिमेंट है। तो आप क्या कहोगे कि सर दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहला जो सेट है इस पहले सेट में अवयवों की संख्या 4 है, और बी में अवयवों की संख्या इसमें भी कितनी है, 4 है। जब दोनों सेट में नंबर ऑफ जिन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है, समतुल्य समुच्चय उसको कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। अगर कोई भी दो सेट अगर समतुल्य हैं उसको अपन इस साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये आपके पास क्या होता है, नोटेशन होता है, निरूपण होता है। दो समतुल्य समुच्चयों का निरूपण ऐसा होता है। ठीक है, कई बार इसको ऐसा लिख देते हैं तो ऐसा भी लिख देते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इक्विवेलेंट टू बी। आ गई बात समझ में? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का ही ख्याल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का ही खेल होता है इसके अंदर। आगे जो आपके पास बात होती है वो है इक्वल समुच्चय। और इक्वल सेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपके पास समान समुच्चय। और समान समुच्चय क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है वो समझने की कोशिश करना। इक्वल सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल, दो कंडीशन फॉलो करता है। पहली चीज आपके पास इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, एक चीज तो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी इक्वल, और दूसरा जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए ना, एलिमेंट्स इक्वल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। उनको क्या बोला जाता है, इक्वल सेट। दोनों में फर्क है। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य समुच्चय के अंदर तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल होने चाहिए, दोनों में बराबर अवयव होने चाहिए। जबकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर, और जो लिखा हुआ सामान है अंदर का वो भी क्या होना चाहिए, बराबर। समझ गए, सामान भी बराबर और जो अंदर का सामान है वो भी बराबर। समझ गए बात को? कैसे सर? जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं एक एलिमेंट को, उसको लिखा मैंने ए बी और सी लिखा, ये सेट लिखा पहला।
ये मैंने दूसरा सेट लिखा जिसके अंदर मैंने बी को तो इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया, ए को इधर लिख दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि 3 एलिमेंट ही है और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो गए। दूसरी चीज क्या है कि सर इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें भी ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें भी बी लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है, इसमें भी सी लिखा हुआ है, तो दोनों चीजें सेम टू सेम फोटोकॉपी है। इसका मतलब दोनों जो सेट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बराबर क्या होगा, बी होगा। आगे बात समझ में, कोई भी 2 सेट अगर बराबर हो उसको इक्वल के साइन से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है क्या, चलो जी बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और जो एलिमेंट समान अंदर का है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उनको कहा जाता है इक्वल सेट। आगे आपके पास है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जरा सुनिएगा इसके बारे में भी। सार्वत्रिक समुच्चय सभी सेट्स के एलिमेंट को इंक्लूड करने वाला जो सेट होता है उसको बोलते हैं अपन सार्वत्रिक समुच्चय। एक जरा एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है और एक मैंने नाम दे दिया इंडिया, तो आप कहोगे कि सर ये जो सारे स्टेट हैं वो तो आपके पास सारे के सारे ही इंडिया में आ रहे हैं। तो बिल्कुल बात कि सारे के सारे जो आपके पास स्टेट हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सेट आप वो देख लो। सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट हो उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे जिले, जयपुर, सीकर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, ऐसे बहुत सारे, और एक मैंने लिख दिया राजस्थान। तो आप क्या कहोगे कि सर राजस्थान के अंदर तो ये सारे आ गए, सबसे बड़ा परिवार का मुखिया है ना, उसी के नाम से परिवार चलता है, तो वही बात है ना। तो ये जो यूनिवर्सल सेट होता है सार्वत्रिक समुच्चय, सारे सेट्स के एलिमेंट को इंक्लूड करने वाला जो सेट होता है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। और ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, डिनोटेड बाई कैपिटल यू, ऐसे अपन डिनोट करते हैं। समझिएगा जरा कि ए सेट मेरे पास ऐसा लिख दिया कि 1 2 3 ऐसा है, और बी एक मैंने सेट लिख दिया कि इसके अंदर सर 2 3 और 4 है। एक मैंने सी लिख दिया इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि ए बी सी में से इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, जरा बताइएगा, बताओ इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है फटाफट से। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नमूना आपके सामने है, नमूना नंबर 1। एक तो आपको ये बताना है कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बताओ भाई साहब, क्या होगा इन तीनों का यूनिवर्सल सेट। कि सर सी जो आपके पास सेट है ना 1 2 3 4 5, इसमें तो इन सब का सामान मिल रहा है, और सबका सामान जब मिलता है तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, सी होगा। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक और क्वेश्चन। चलो आप मुझे इसमें से बताओगे एक और नमूना, और आपके एग्जाम में प्रकट हो सकता है ये सेकंड वाला नमूना कि सर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, और क्यू लिखा हुआ है, और आर लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं। तो बताओ इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, बोलो। ये जो लिखे हुए हैं एन डब्ल्यू आर जेड क्यू, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, बोलो भाई। ऑल रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या, नहीं होते बेटा। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, वो हो सकते हैं वो प्योरली रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 केसेस होते हैं, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, तो प्योरली रियल हो सकते हैं वो। चलो बोलो फटाफट से कि क्या होगा इसका। कि बिल्कुल सही बात है कि सर ये जो आर जो सेट है ना वो सबसे बड़ा सेट है, बड़ा वाला सेट, बहुत सारी दुकानें इसके पास, बड़ा सेट है ना। क्योंकि सर आर के अंदर आप देख लो कि हर के एलिमेंट मिलेंगे, हर के एलिमेंट जब मिलेंगे तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, इन सब का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, आर होगा, कैपिटल आर होगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है असंयुक्त समुच्चय। क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ब्रेकअप। कोई भी 2 सेट ऐसे जिनके ख्याल बिल्कुल अलग अलग हो, मिलते जुलते ख्याल नहीं होने चाहिए।
मतलब ऐसे दो इंसान जिनके ख्याल बिल्कुल अलग हो, जिनकी सोच बिल्कुल अलग हो, जिनका सामान बिल्कुल अलग हो, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा डिसजॉइंट सेट्स कहा जाएगा। इसका मतलब ये जो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं होता है उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। कोई भी सामान बराबर नहीं होना चाहिए, एक भी चीज नहीं मिलनी चाहिए, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कहूँ, एक नमूना दिखाऊं आपको कि सर ए के अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 लिखा, एक सेट तो मेरे पास ये है, और दूसरा जो सेट मेरे पास है उसके अंदर लिखा हुआ है ए बी और सी लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि सर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, मतलब दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं बन सकता, ज्वाइंट हो ही नहीं सकते ये दोनों, तो उनको क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट कहा जाता है, असंयुक्त कहा जाता है। इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर इस दुनिया में सपनों में ही नहीं है इनका कनेक्शन। ये इसके अंदर 1 से 5 एलिमेंट है, इसमें ABC है, हो ही नहीं सकता कनेक्शन है। अच्छा चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे ने ये वाली बात याद दिला दी कि सर इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। सारे जो सेट इक्वल होते हैं, इक्वल वाले जो सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट का इक्वल होना जरूरी नहीं है, जो मैंने पहले बोला था अभी, है ना, ये ध्यान रखना। इस वाले के लिए बोला था मैंने, इक्वल और इक्विवेलेंट के अंदर सारे जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, सारे जो समान समुच्चय होते हैं समतुल्य भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन एक कॉमन आ गई ना दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट की। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें 2 की बात करते हैं, तो ये जो कॉमन है कंडीशन। तो सारे जो इक्विवेलेंट सेट हैं, सारे जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन सारे आपके पास इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एलिमेंट बराबर होना चाहिए, सामान बराबर होना चाहिए। चलो जी, डिसजॉइंट सेट की बात कर दी। आगे मैं बात करता हूं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब कॉम्प्लेन बच्चों वाला कॉम्प्लेन नहीं, पूरक समुच्चय। क्या होता है? पूरक समुच्चय आपके पास होता है, समझना इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? कोई भी सेट ए जो आपके पास होता है, कोई भी जो सेट ए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको डिनोट किया जाता है ए डे से या फिर AC से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास है नोटेशन। ये क्या है? नोटेशन है। अगर अपन ए सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना चाहें तो वो या तो ए डे से लिखा जाएगा या फिर AC से लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो उसका सामान है उसके अलावा सामान जो है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? जो उसका खुद का सामान है उसके अलावा जो सामान है वो होता है सर कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ रहा? जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास कि सर एक तो इंडिया है, और एक राजस्थान है। एक तो है सर इंडिया और एक है सर राजस्थान है। एक तो आपके पास इंडिया है, एक है राजस्थान। तो अगर मैं पूछूं कि सर इसका राजस्थान का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कि सर राजस्थान को हटा दो आप इंडिया में से, उसके अलावा जो भी स्टेट बचे हैं वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए बात को? कि ये कैसे निकालते हैं? ये इस तरीके से निकालते हैं। कोई भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है या आपके पास डेस होता है वो उसको यूनिवर्सल सेट में से निकालने के बाद आता है। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स हटा दो, वो क्या आ जाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आई क्या? कि कोई भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट हटाने के बाद में आता है। यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट हटाने के बाद में आता है। आया क्या समझ में? समझ गए बात को? चलो जी, डिटरमिनेंट का PDF आज दे दूंगा मैं। चलो जी, हाँ समझ गए। चलो जी, बहुत बढ़िया है। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। आगे चलते हैं अपन सबसेट के ऊपर। बहुत कमाल का टॉपिक है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है सर उपसमुच्चय। क्या होता है? उपसमुच्चय। सबसेट का मतलब होगा आपके पास उपसमुच्चय होगा। क्या है ये? भला क्या है? सबसेट क्या है? जरा समझिएगा इसको, उसके बाद में अपन इन पे भी चर्चा करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट पे, टाइप ऑफ सबसेट पे भी। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसेट क्या होता है। अगर कोई सेट के पूरे एलिमेंट अगर दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, अगर किसी सेट के पूरे एलिमेंट अगर दूसरे में मिल जाते हैं तो उस सेट को बड़े वाले सेट का क्या कहा जाता है? सबसेट कहा जाता है। जैसे समझना कि सर एक सेट के अंदर तो मैंने लिखा ए सेट है और ए सेट के अंदर एलिमेंट मेरे पास है वो है 1 2 3 है, ऐसा है। और एक मैंने लिखा बी सेट और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। यहां पे आपके पास 5 एलिमेंट है।
तो आप कहोगे कि सर ए सेट के जो पूरे के पूरे ही एलिमेंट है वो बी सेट में है, तो ए जो आपके पास होगा, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, मतलब ए जो आपके पास है वो बी का आपके पास सबसेट होगा। तो इसको डिनोट किया जाएगा ए से, ए सबसेट बी से इसको डिनोट किया जाएगा, ए सबसेट बी से इसको डिनोट किया जाएगा। ये जो साइन होता है वो सबसेट का होता है। यहां पर ये जो छोटा वाला सेट होता है, इस छोटे वाले सेट को तो क्या कहा जाता है, सबसेट कहा जाता है, मतलब उपसमुच्चय इसको कहा जाता है। छोटा जो सेट होता है उसको तो क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। और बड़ा सेट जो होता है, बड़ा, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुपर सेट। क्या कहा जाता है, सुपर सेट कहा जाता है, मतलब अधिसमुच्चय इसको कहा जाता है। बड़ा सेट को तो क्या कहा जाता है, अधिसमुच्चय या सुपर समुच्चय, सुपर सेट। और जो छोटा होता है उसको क्या कहा जाता है, उपसमुच्चय कहा जाता है। आई क्या बात समझ में बेटा? हाँ समझ गए। हाँ, सबसेट तो बेटा होता है, सुपर सेट बाप होता है। चलो जी, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में अपन बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में बात करेंगे, फिर अपन पावर सेट पे चलते हैं। अगर कोई भी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास n हो, ए सेट में जैसे अवयवों की संख्या अगर आपके पास n हो, तो नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स आपके पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो होंगे आपके पास 2 की पावर n। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अगर किसी समुच्चय में n अवयव उपस्थित हो तो उसके टोटल जो उपसमुच्चय आपके पास बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर n। वो बनेंगे, अभी मैं बना के बताऊंगा आपको, है ना, अभी बना के बताऊंगा आपको, विजुअलाइज करवाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो जी, आगे की बात करता हूं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो जो मैं क्वेश्चन जब आपसे करवाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस सेशन आज नहीं होगा, आज तो डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिस सेशन है। एक बार आप डेफिनेशंस वगैरह क्लियर करिएगा, कल आपको मैं इसी के क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, तब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। एक चीज आप ये भी देख लेना कि सबसेट जो आपके पास होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो होता है कोई भी सेट का सेट से रिलेशन, सेट का जब सेट से रिलेशन देखना होता है, सेट का सेट से रिलेशन, तब आपके पास सबसेट का साइन अपन डिनोट करते हैं, तब अपन सबसेट का साइन लगाते हैं। एक मैंने बोला था एलिमेंट, एलिमेंट का अगर सेट से जब रिलेशन देखना हो, एलिमेंट का रिलेशन देखना हो सेट से, तब अपन बिलोंग्स का साइन लगाते हैं। ध्यान रखना दोनों के अंदर कि एलिमेंट का सेट से रिलेशन देखना हो तब तो अपन बिलोंग्स का साइन लगाते हैं, और सेट का सेट से रिलेशन देखना हो तो सबसेट का साइन लगाते हैं। जरा नमूने दिखाओ, तो नमूने दिखाते हैं। नमूने देखिए बेटा क्या होंगे इनके नमूने, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, समझना जरा इसका। जैसे मान लो कि सर मैंने एक सेट आपके सामने लिखा और वो सेट आपके पास ऐसा था, ऐसा आपके पास सेट लिखा हुआ है, ऐसा सेट आपके पास लिखा हुआ था। पहले वाले ही एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर मैं इसमें से अलग अलग सेट लिख देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने एक तो लिखा बी, ऐसा मैंने लिखा आपको, है ना, ऐसा लिखा। अगर मैं कहूं ये बी सेट है, ये मैंने आपके पास सेट लिखा कि उसके अंदर मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, है ना, ऐसा लिख दिया। और सी जो मेरे पास है उसके अंदर मैंने लिख दिया, बी भी लिख दिया और सी भी लिख दिया, ऐसा लिख दिया। और डी जो सेट मेरे पास है उसके अंदर मैंने ए भी लिख दिया और बी भी लिख दिया, है ना, ऐसा लिख दिया। तो मुझे देखना होगा, रिलेशन देखना होगा। आप समझना एलिमेंट तो कैसे लिखते हैं और सेट कैसे लिखते हैं, जरा ये समझने की कोशिश करना कि सेट कैसे लिखा जाता है, एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। सेट तो अगर ये जो सेट है उसमें से डायरेक्ट ही उठा लो, यहां से अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट अगर उठा लोगे, डायरेक्ट ही उठा लोगे, तब तो वो होगा एलिमेंट। अगर आप इस एलिमेंट को उठाते हो और इसका फोटो फ्रेम भी साथ में लगाते हो, तब वो क्या होगा, सेट होगा। आई बात समझ में। डायरेक्ट अगर आपने उठा लिया, इसको डायरेक्ट उठा लिया, तब तो होगा एलिमेंट। लेकिन उठाने के बाद में साइड में फोटोकॉपी भी लगा दी, फोटो फ्रेम भी लगा दिया, तो वो क्या होगा, सेट होगा। तो आप देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास है बी, यहां पे जो लिखा हुआ है बी, आपने डायरेक्ट यहां से एज इट इज, ये पूरा का पूरा था, बाहर वाले मंजिला कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट अगर आपने उठाया है तो वो क्या होगा, आपका सेट होगा, सॉरी एलिमेंट होगा। तो ये एलिमेंट है। तो ये जो आपके पास अगर मैं लिखूं आपके पास, हालांकि मैंने इसको नाम दे रखा है, कोई बात नहीं है नाम दे रखा है तो, लेकिन यहां पर ये जो बी होगा वो बिलोंग करेगा किससे, ए से बिलोंग करेगा। बी जो आपके पास होगा वो ए से बिलोंग करेगा।
यहां पे जो मैंने लिखा है आप ये देखो कि ये जो आपके पास है वो क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। और ये जो आपने लिखा है वो क्या है, सेट है। मैंने कहा था डायरेक्ट अगर आप उतार देते हो, डायरेक्ट अगर आप उतार देते हो तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। डायरेक्ट अगर उतार देते हो तो एलिमेंट, और डायरेक्ट उतारने जो लिखा हुआ है उसके साथ में अगर मान लो कि आप फोटो फ्रेम भी उतारते हो वो होता है सेट। आपके पास बी और सी था लेकिन आपने फोटो फ्रेम के साथ में उतारा है तो ये क्या होगा, सेट होगा। और ये भी क्या होगा, आपके पास सेट होगा। ठीक है ना, समझना। अब ये एलिमेंट और एलिमेंट का सेट से रिलेशन देखना है, ए के साथ में तब बिलोंग का साइन। ये क्या है, सेट। और सेट का यदि अपन ए के साथ में रिलेशन देखेंगे तो आप ये देखो क्या ये वाला अवेलेबल है, क्या बिल्कुल ये अवेलेबल है। तो यहां पे जो साइन आपके पास आएगा वो सबसेट का आएगा। समझ रहे हो बात को, ये जो आएगा आपके पास सबसेट का आएगा। यहां पर किसका आएगा कि सर ये बी और सी है वो इसके अंदर एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो सर ये आपके पास सबसेट होगा, किसका होगा, ए का। ये जो होगा सी वो सबसेट होगा किसका, ए का होगा। ठीक है, ये डी है, ये ए मान लो आप, है ना। ऐसा कि यहां पे सर आपने जो लिखा है ये ए बी, चलो भाई इसका रिलेशन अगर मैं देखना चाहता हूं, ए बी का रिलेशन देखना चाहता हूं ए के साथ में, तो इसमें सबसेट आएगा कि बिलोंग आएगा। तो आप कहोगे कि सर ए, क्या आपने ये बी है ना वो तो डायरेक्ट उतारा है यहां से, लेकिन आपने ए के साथ में छेड़का नहीं कर दी सर। ए तो सर इसके अंदर था, परकोटों में कपड़ों के अंदर था, आपने कपड़ों से बाहर निकाल के इसको लिख दिया है यहाँ पे, तो ये वाली बात अलाउ नहीं है। तो सर यहाँ पर ये सबसेट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। डी के लिए तो सर डज नॉट सबसेट आएगा, है ना, सबसेट हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए आपके पास अगर अलग होता ना, अलग होता और बी को साथ में लगाते फिर फोटो फ्रेम लगाते, दो के साथ में फोटो। अब आपने सर इसको बीच में से छेड़खानी करके उठाया है, इस परिवार में से उठा के लाए हो, ठीक है ना, तो वो बात गलत है। आगे के बाद सी सेट कैसे है, सी सेट कैसे है, मैंने कहा अगर आप डायरेक्ट लिखते हो, डायरेक्ट अगर लिखते हो जो सेट में इसमें लिखा हुआ है एम ए से, अगर आप डायरेक्ट उतारते हो, डायरेक्ट अगर उतारते हो तो वो तो होगा सेट। लेकिन डायरेक्ट जो एलिमेंट के साथ में जो भी आपने उतारा है उसको अगर आपने मंजिला कोष्टक और लगा दिया तो वो होगा आपका सेट होगा। जैसे बी भी था और सी भी था, बी भी था और सी भी था, लेकिन इसको आपने मंजिला कोष्टक के साथ में लिखा है तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका सेट होगा। आ गई क्या बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में, बताओ बताओ, यहां तक की चीज समझ में आई क्या? हाँ जी बताओ, यहां तक की चीज समझ में आई क्या कि दोनों के अंदर क्या फर्क है, कि मैं जो सेट लिख रहा हूं और एलिमेंट लिख रहा हूं इसमें फर्क समझ में आना चाहिए आपको। कि जो यहां पे लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट अगर नोट किया है आपने तो वो तो होता है क्या, एलिमेंट। अगर यहां पे इसमें जो भी लिखे हुए हैं उसके साथ में जो वो तो उतारा ही आपने, उसके साथ में मंजिला कोष्टक और अगर उतार दिया तो वो क्या होता है, सबसे वो होता है सेट आपका। ठीक है, चलो जी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अगर मान लो कि मैं लिखूं ए के बारे में, आपका क्या विचार है कि सर ए का और ए का, तो यहां पे बिलोंग्स का साइन आएगा अगर डज नॉट बिलोंग्स का आएगा। इसके बारे में तो मैंने आपको चर्चा पहले कर दी थी कि इसमें से कौन सा आएगा, क्योंकि ये बिलोंग का साइन तो तब आता है जब आप डायरेक्ट उतारते हो। तो भाई साहब आपने क्या हुआ, इसमें से छेड़खानी करी, इसके परिवार में से निकाल के लाए। अगर आप इस पूरे को लिखते तब तो बिलोंग्स आ सकता है, अदरवाइज बिलोंग्स नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी बिल्कुल क्लियर। चलो आगे चलता हूं मैं। ये सबसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक टॉपिक छोटा सा पावर सेट और बचा है, उसके बाद में खत्म करते हैं। ठीक है आज की क्लास। चलो जी, पावर सेट के बारे में समझो कि कोई भी जो सेट होता है, कोई भी जो सेट होता है उसके टोटल पॉसिबल जो सबसेट होते हैं उसका सेट, उसको कहते हैं अपन पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है घात समुच्चय। पावर सेट का मतलब क्या होता है, घात समुच्चय। तो ये घात समुच्चय कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में जरा समझिएगा। पावर सेट मतलब होता है घात समुच्चय। अब घात समुच्चय का मतलब यह है कि कोई भी जो सेट होता है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट होता है उसको कहते हैं अपन घात समुच्चय। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए, ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिखे 1 और 2, ठीक है, तो यहां से इस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं उसको कहा जाएगा पावर सेट। ठीक है, क्या कहा जाएगा, पावर सेट कहा जाएगा। कैसे कि सर इसमें से अगर मैं लिखूं एक तो 5 लिखूं, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं लिया मैंने, फिर मैंने एक एलिमेंट इसका ले लिया, एक एलिमेंट मैंने एक बार एक ले लिया, उसके बाद में सर मैंने 2 ले लिया,
फिर सर मैंने दोनों एलिमेंट ले लिए, एक भी ले लिया और मैंने दो भी ले लिया, ठीक है। तो इनका अगर मैं सेट बना दूं, तो ये क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास पावर सेट, ये होगा क्या, पावर सेट। तो इसको लिखा जाएगा पावर सेट ऑफ ए को डिनोट किया जाएगा पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। कोई भी सेट का जो घात समुच्चय होता है, जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में के अंदर आपके पास n एलिमेंट अगर अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बराबर होगा 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ये बात है कि ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या वो लिखा जाएगा, वो होगा आपके पास 2 की पावर n। जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट थे, तो इसके घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या 2 की पावर 2 मतलब 4, और वो 4 कैसे आती है, एक बार तो एक एक कोई भी एलिमेंट मत लो, वो तो क्या होता है 5, फिर एक एक एलिमेंट ले लो और फिर दोनों एलिमेंट ले लो, ये होता है आपके पास घात समुच्चय होता है, ठीक है। उचित भी बताऊंगा कि ये सर आपके पास 4 एलिमेंट आए, ये 4 एलिमेंट आपके पास आए, अगर इसमें से ये जो सेट है ये टोटल ये वाला ही आपने यहां पे भी लिखा है, अगर मैं इसको हटा दूं, तो वो होता है आपके पास उचित उपसमुच्चय। क्या होता है, उचित उपसमुच्चय। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि सर उचित उपसमुच्चय कौन से होंगे, उचित उपसमुच्चय ही लिखो, केवल उचित उपसमुच्चय ही लिखो। उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट लिखो। ओनली प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं कि जो सेट खुद आपने यहां पे लिखा उसको हटा दो, तो प्रॉपर सबसेट में एक तो 5 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गए। और प्रॉपर सबसेट का जो नंबर होता है, वो होता है 2 की पावर n-1। प्रॉपर सबसेट का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 2 की पावर n-1। एक मैं बात करता हूं कि सर अरिक्त उपसमुच्चय कौन से होंगे, अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब क्या है, नॉन वॉइड सेट कितने होंगे सर, नॉन वॉइड का मतलब क्या है, नॉन वॉइड का मतलब है सर वॉइड को हटा दो, और वॉइड को हटा दो तो क्या आया, 1 आ गया, 2 आ गया, और 1 और 2 आ गया, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हुए, 3। और नॉन वॉइड सेट के जो नंबर होते हैं वो भी होते हैं 2 की पावर n-1। क्या होता है, 2 की पावर n-1। प्रॉपर सबसेट पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय वो होता है, मैंने कहा आपको कि जब भी अपन टोटल सबसेट में जो एलिमेंट लिखेंगे, टोटल सबसेट लिखेंगे, उसमें एक बार तो एक भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, फिर एक एलिमेंट ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर अपन ने ये पूरे के पूरे एलिमेंट ले लिए। तो ये जो पूरा का पूरा आपने लिया है, अगर आप इसको हटा दो तो जो सेट बच जाते हैं, जो एलिमेंट बच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। खुद जो लिया उसको हटा दो। अब ये जो लिए हैं उसमें से एक होता है रिक्त, अगर आप रिक्त को हटाओगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, अरिक्त बच जाएंगे। तो ये बाकी के आपके अरिक्त हो गए। आ गई क्या बात समझ में, प्रॉपर आपने पूरा का पूरा ही जो लिया है वो होता है प्रॉपर। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि कैसे कैसे अपन टोटल सबसेट बनाते हैं। इसका एक और नमूना मैं आपको दिखाऊं जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्जाम्पल, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, रिक्त समुच्चय के घात समुच्चयों की संख्या, रिक्त समुच्चय के घात समुच्चयों की संख्या बताओ कितनी होगी। कि सर अगर एक सेट आपको दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो ये बता दो कितना होगा। ए में ए बराबर 5 है, आपके पास रिक्त समुच्चय है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो वो क्या होगा सर, वो होगा आपके पास, इसमें 0 अवयव है तो 2 की पावर 0 बराबर क्या होगा सर, 1 होगा। उस रिक्त समुच्चय के जो टोटल पावर सेट बनेंगे वो कितने होंगे, 1 बनेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि रिक्त समुच्चय के, आप बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट बताओ कितने होंगे। रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो कितने बताओगे आप। रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, फटाफट से कमेंट कर दो, उसके बाद मैं एंड करता हूं मैं क्लास को। बताओ रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, बताओ फटाफट से। हाँ, रिक्त समुच्चय के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे कि सर वॉइड सेट जो आपके पास है, नल सेट का प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो वो होगा बेटा, फॉर्मूला बताया था आपको क्या कि सर 2 की पावर n-1,
तो 2 की पावर n कितना आएगा, 2 की पावर 0 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 0। इसका मतलब सर जो रिक्त समुच्चय होता है ना उसका एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, चलो जी, यहां तक मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल डेफिनेशंस वगैरह क्लियर करो। कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए आऊंगा और बाकी की जो चीजें हैं अपन यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह है ना, उनकी अपन कल बात करेंगे। वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, वेन डायग्राम के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, कल अपन इनके बारे में बात करते हैं। आपका रिव्यू इस क्लास के रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। मेरे जस्ट बाद में आपके पास क्लास आएगी टेलीग्राम पे, बता दिया जाएगा संजय सर की क्लास आएगी, कॉन्सेप्ट की क्लास, तो तैयार रहिएगा आप, है ना। चलो जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।